अब फैन थोड़ा स्लो कर देना। हाँ आ कर देना। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 12। चलो कोई नहीं। फर्स्ट थियरी, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। चलो इधर ध्यान दो। We have to understand few things before starting this chapter. अब इलेक्ट्रिसिटी में किसको पढ़ना होता है? जीता जिंदा हो सब लोग? ध्यान आप मुझे दे बंद कर दो, बंद कर दो, बुक बंद कर दो। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले 9th क्लास का एक चैप्टर थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। हमको ये एक फॉर्मूला पता है, इफ टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, विच इज डिनोटेड बाय Gm1 m2 by r²। ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। किस टाइप का फोर्स होता है ये? अट्रैक्शन टाइप का फोर्स, कि दो चीजें अगर एक दूसरे के आसपास रखी हुई है तो एक दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। पर क्या दो चीजें उड़ के एक दूसरे को चिपक जाती है? नहीं। तो ये फोर्स बहुत कम रेंज का है, नियरली 10⁻⁻57 की रेंज का है। मतलब पॉइंट के बाद 0000 ऐसा 57 टाइम्स होगा, उसके बाद कुछ नंबर आएगा। मतलब बहुत छोटा फोर्स है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? मतलब भूल ही गया तो शू करवानु હતું? अब एनर्जी वगैरह ऑडियंस नहीं चले, रिस्पॉन्स जो अपन ने बच्चे। अब इलेक्ट्रिसिटी जो पूरा चैप्टर है वो बेस है किस पे? चार्ज पे। किस पे? अब व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज, वो हमें सीखना है। वो सीखने के लिए इसका रेफरेंस जरूरी है, इसलिए इस थियोरी को समझाया पहले कि ऐसा कोई फोर्स होता है। अब चार्ज क्या होता है वो समझते हैं। अब हमको एक ही तरीके का फोर्स पता है कि भाई इफ टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन देयर विल बी अट्रैक्शन टाइप ऑफ फोर्स। न्यूटन ने ढूंढा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन व्हेन वी आर स्टडिंग चार्जेस, तो चार्ज के अंदर क्या हुआ? दो चार्ज जब एक दूसरे चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, तो व्हेन Q1 एंड Q2 चार्ज वर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटली जब देखा हमने, तो उनके बीच में रिपल्जन फोर्स देखने को मिला। तो ये तो हमने जो सीखा हुआ है उससे पूरा उल्टा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के, ये ध्रुव को पैदा करवाया था, सबको याद है वो लेक्चर? उसमें हमने सीखा था कि फिजिक्स इज जस्ट ऑब्जर्वेशन, कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर समझते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बनी है। सिंपल। तो इधर ध्यान दो, ये जो चार्जेस है इसका ऑब्जर्वेशन पहले की जो थियरी हमारे पास अवेलेबल थी। अब चार्ज है तो चार्ज के पास कुछ मास तो होगा ही, बिकॉज मास हो तो चार्ज हो। ऐसा Q/m रेशियो बोलते हैं, जो 12th क्लास में आएगा, अभी नहीं है आपके सिलेबस में। पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई आत्मा है, भूत प्रेत, उसे किसी के ऊपर चढ़ना है तो उसको एटलीस्ट कोई बॉडी तो चाहिए होगी। समझ में आ रहा है? तो चार्ज इज जस्ट लाइक दैट भूत प्रेत आत्मा, मतलब उसको मास चाहिए होगा तभी वो वहां पे रह पाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब इन दोनों के पास मास भी है, और अगर मास है तो ग्रेविटेशनल लॉ तो ऐसा बोलता है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। कोई डाउट किसी को इसमें? लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने इसको करके देखा तो हमको क्या देखने को मिला? रिपल्सिव फोर्स, वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। मतलब दो चार्ज अपनी पोजीशन को छोड़ दे, ऐसा रिपल्सिव फोर्स। सो देयर मस्ट बी सम अनदर काइंड ऑफ थिंग विच इज पजेस्ड बाय द मास, कि मास के अंदर कुछ और चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि चार्ज
इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, समझाओ जो सूच है बोलो, by virtue of which it exerts electrostatic force, exerts मतलब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की अदर देन द मास, मास तो उसके पास है ही, मास के अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन या रिपल्जन हो रहा है। समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई डाउट किसी को इसमें कि चार्ज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। सिंपल। अब हमें क्या समझना है, दूसरी बार दो चार्ज रखे गए, उस केस में क्या हुआ, अट्रैक्शन देखने को मिला, और वो अट्रैक्शन भी इतना स्ट्रांग था कि दोनों चार्ज एक दूसरे की पोजीशन को छोड़ चुके। तो हमने इसको समझने के लिए, इजी बनाने के लिए, पहली बार जब किसी साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उसने ऐसा समझा कि भाई व्हेन लाइक चार्जेस आर देयर, मतलब सेम चार्जेस, तो रिपल्सिव होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस आर देयर तो अट्रैक्शन होगा। मतलब उसने क्या किया, चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी बनाई, उसमें उसने बताया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसा इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसके माथे पे माइनस का साइन नहीं दिखेगा, प्रोटॉन को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस का साइन नहीं दिखेगा। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उसको एक को प्लस और एक को माइनस माना है। मतलब व्हेन देयर आर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, रिपल्सन, दे विल रिपेल ईच अदर। एंड व्हेन देयर आर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अला बोलो ला। देखो मैंने आपको बहुत बार बोला है, केमिस्ट्री चलते वक्त आप लोगों ने वो चीज़ भूल चुके थे, एनर्जी दोनों तरफ से चाहिए होगी, रिवीजन दोनों तरफ से चाहिए होगा। अगर आप लोग ऐसे ठंडी ऑडियंस बन जाओगे तो मैं भी फिर ऐसे थके लेके जैसे पढ़ाऊंगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो ध्यान इधर ही देना है और सब कुछ बोलते रहना है क्या चल रहा है। तो भाई सबसे पहले हमने न्यूटन का फोर्स देखा, एक कंसेप्ट समझा कि जिसमें दो पार्टिकल अगर आजू बाजू रखे हुए हैं, मल से टाइम मल से लखवाना हमने कस्तू लखसू ना, तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही देखने को मिला, पर वो अट्रैक्शन बहुत कम था। अभी यहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई है, एक टेबल पड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन ना टेबल उड़ के चेयर के पास आ रहा है ना चेयर उड़ के टेबल के पास जा रही है, बिकॉज फोर्स बहुत कम है। सिंपल। इसलिए ये अट्रैक्शन फोर्स है पर उसका वैल्यू बहुत कम है, मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इसलिए वो अट्रैक्शन दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? फिर ये फोर्स एक्चुअली आया कहाँ से, तो कि भाई दो चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, समझ में आया कि भाई उन दोनों के मास के ऊपर डिपेंड करता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इस फोर्स को ऐसे बताया गया कि फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे उसको डिनोट करा गया। फिर क्या हुआ, इसकी थियोरेटिकल वैल्यू होती है और एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये सेम मास को, मतलब किसी ने एग्जांपल के लिए 2 kg और 2 kg के दो मास ले लिए, बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रखा, तो फोर्स कितना होना चाहिए, 2 × 2/1², मतलब आंसर आना चाहिए था 4 न्यूटन थियोरेटिकली, पर प्रैक्टिकली देखा तो उसका आंसर कहाँ पे गया, 10⁻⁻57 की रेंज में। मतलब देयर इज समथिंग जो वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। समझ में आ रहा है? मतलब ये फोर्स किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है जो हमारे पकड़ में नहीं आया, तो उसको हम एज अ कांस्टेंट बाद में ऐड करेंगे। कैसे ऐड किया कांस्टेंट को, तो कि भाई हजारों बार प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली गई, हजारों बार थियोरेटिकल वैल्यू निकाली गई, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग वैल्यू ले करके, और जो डिफरेंस आया प्रैक्टिकल माइनस थियोरेटिकल वैल्यू में, एक नंबर आया कि वो नंबर हमेशा कम आया या ज़्यादा आया, तो उसको बाद में ऐड किया गया। समझ में आ रहा है? हाँ, अब सपोज तेरे पास एक फॉर्मूला है F=ma, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 किलो मास का कोई पार्टिकल है, उसको 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन दूंगा, दैट मीन्स 4 न्यूटन का फोर्स मैंने उसके ऊपर लगाया। दिस इज राइट, इसमें कोई गलती हो नहीं सकती। मतलब ये प्रॉपर थियरी बन चुकी है, कोई और फैक्टर ऐसा बाकी नहीं है जिसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है?
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमें फैक्टर्स पता चले कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है तो करता है, डिस्टेंस पे करता है तो करता है, पर देयर इज सम और मोर फैक्टर्स जिसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करता है, पर वो अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आए। मतलब आई गया हो तो खबर हो जी कही थी आया जेने जी शोध्यो तो खबर है न्यूटन ने शोध्यो એટલે तो न्यूटन ने वो जी कैसे ढूंढना होगा, तो कि देयर विल बी सम प्रैक्टिकल वैल्यूज एंड थियोरेटिकल वैल्यूज, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो कोई नंबर मिलेगा जो हमेशा इसमें ज्यादा आ रहा है। मतलब 4 न्यूटन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 10⁻57। समझ में आ रहा है? तो उसको बाद में जी के फॉर्म में ऐड किया गया। समझ में आ रहा है? ऐसे कोई भी कांस्टेंट मिलता है, ऑल्दो वो सिलेबस में नहीं है कहाँ से आया कैसे आया, पर हमको पता होना चाहिए कि जी कैसे ऐड हुआ। रटना नहीं है कि प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है। मतलब देयर इज सम मोर फैक्टर्स जो हमारे पकड़ में नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ऐसे हमारे पास ये थियरी अवेलेबल थी। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में गए तो साइंटिस्ट को तो वही लगेगा कि अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के आजू बाजू रखे हुए हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, पर जैसे ही दो पार्टिकल एक दूसरे के आजू बाजू रखे तो मैसिव अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला वो आया कहाँ से? सो कि देयर मस्ट बी सम अनदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मतलब उसके अंदर कोई एक और अनदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके मास के अलावा। वजन तो उसका है ही, और मास के अलावा कोई और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये रिपल्सिव फोर्स आया। समझ में आ रहा है? तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। समझ में आ रहा है कि दो चार्जेस को एक दूसरे के पास रखा तो फोर्स, जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स था वैसे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया कहाँ से? तो कि भाई मास के अलावा कोई और चार्ज था, मतलब कोई चीज़ थी उसके अंदर जिसका नाम हमने चार्ज दिया। फिर उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई गई कि भाई वो प्लस और माइनस, हम उसको माना कैसे माना, तो कि भाई पहले रिपल्जन और अट्रैक्शन देखने को मिला, कुछ नाम नहीं दिया हमने उसको। फिर मैंने एक टेंडेंसी महसूस करी कि भाई ऐसा चार्ज होता है तो ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, ऐसा होता है तो ऑलवेज रिपल्जन होता है, इसलिए हमने उसको बाइफरकेट कर लिया, एक को प्लस नाम दे दिया एक को माइनस दे दिया। फिर हमारे पास एक फैक्ट बन के आ गई चीज कि व्हेन एवर लाइक चार्जेस आर देयर हमेशा रिपल्जन होगा, व्हेन एवर अनलाइक चार्जेस आर देयर ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। सिंपल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सबसे पहले व्हाट इज चार्ज, हेडिंग लगाना है व्हाट इज चार्ज। ये चार्ज क्या है, उसके बाद इसको एसोसिएट करके ये थियरी लिखो कि पहले ये होता था, फिर हमें ये पता चला। एंड प्रॉपर्टी कि एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कूलम का आकार। तो चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम कूलम, तो उसका यूनिट उसके मान में क्या रखा गया, कूलम। उसको डिनोशन करने के लिए क्यू, और ये उसका फॉर्मूला है कूलम्स फोर्स कि Q1 Q2 बाय R²। हेडिंग मारो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या लग रहा है ये नाम सुन के क्या होना चाहिए थियरी में? छे अंदर જ છે મળશે તને 1 મિનિટ ઉભી રહે શાંતિ જીવનમાં શાંતિ રાખો લા આવશે આવશે હોય તો पहला 2 पेजમાં જ છે। चलो बातें बंद कर ध्यान दो। क्वांटा का मतलब क्या होता है इन द लैटिन लैंग्वेज? क्वांटा मीन्स पैकेट। क्या होता है उसका मतलब? कौन पैकेट? क्या पब्लिक मुझसे जैसे अलग अलग पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में, वैसे ये किसका पैकेट होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का पैकेट, बराबर आइडिया लगाया है उसने। क्या नाम है उसका? नील स्कॉलर मैन। चलो इधर ध्यान दो। न्यूट्रल वर्ड सुना है? न्यूट्रल। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है
वो बहुत मैसिव होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये अभी अभी हमने सीखा। नील तारा मुझे बॉटल जे पास करने में, ये बॉटल स्टील की है, किसी को कोई डाउट? स्टील की है, तो अगर ये स्टील की बोतल है तो इसमें से करंट पास होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अंदर बन सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा? नहीं, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है। मैंने अभी भी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर ये बॉटल को मैं छोड़ रहा हूं तो वो नीचे गिर रहा है, ऐसा क्यों? वो अभी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्यों है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इन्फ्लुएंस में क्यों नहीं? मतलब अभी जो बॉटल जो थी वो न्यूट्रल कंडीशन में थी। व्हाट डू वी मीन बाय न्यूट्रल? क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स अंदर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज आया ऐसा कब बोल सकते हैं? चार्ज इंड्यूस हुआ ऐसा कब बोल सकते हैं? जरा सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाए या सम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन निकाल लिए जाए। उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज वी हैव अ प्लैनेट ए एंड वी आल्सो हैव अ प्लैनेट बी। अब ये दोनों प्लैनेट्स मतलब स्फीयर्स न्यूट्रल है, और पहले स्फीयर में से मैंने 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और दूसरे स्फीयर में डाल दिए, तो व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर ए एंड व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर बी? पहले थी वंस मोर। न्यूट्रल का मतलब समझ में आया सबको कि जो बॉटल थी वो न्यूट्रल कंडीशन में थी, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं थी और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में थी। अब क्या करना है? वी हैव 2 न्यूट्रल स्फीयर्स। न्यूट्रल स्फीयर का मतलब क्या होता है? एक 3rd डायमेंशनल गोला होता है, वो न्यूट्रल कंडीशन में, मतलब उसके अंदर चार्ज न्यूट्रल है। अब क्या करना है कि मतलब न्यूट्रल स्फीयर में से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और इसमें डाल दिए, ट्रांसफर कर दिए 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर ए एंड व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर बी? ए का पॉजिटिव, बी का नेगेटिव। बीजू कोई? सो कोई कमेंट? ये थी मतलब यहां से सपोज ऐसा समझो ये 2 प्लैनेट्स हैं और न्यूट्रल मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ फैमिलीज खुशी खुशी रह रही है, मतलब 1000 कपल्स हैं इधर। प्रोटॉन्स मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, ऑल आर नलिफाइड, मतलब दोनों मतलब हजार शादीशुदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके जीवन में। अब यहाँ से मैं इनकी 100 वाइफ को चुरा लूं और दूसरे प्लैनेट में भेज दूं, तो इधर भी 1000 थे, इधर भी 1000 थे, लेकिन यहाँ से मैंने 100 लड़कियों को चुरा लिया और इधर डाल दिया, तो यहाँ के 100 हस्बैंड तो पागल होकर उनको ढूंढने लगेंगे। तो प्लस 100 ई और यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा आ गई लड़कियां, तो क्या हो जाएगा? -100 ई। समझ में आ रहा है? मतलब जो लॉजिक था, किसने लॉजिक दिया था इधर लड़कों में कि इधर प्लस इधर माइनस, और इधर इसने दिया था कि ये भाई क्यू ए में प्लस चार्ज होगा, इसमें माइनस होगा, पर कितना होगा? यहाँ से हमको क्या पता चला कि चार्ज इज ऑलवेज अ इंटीजर नंबर, मतलब चार्ज कैन ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग इन एन इंटीजर नंबर। मतलब समझाता हूँ, पैकेट का मतलब क्या होता है? चार्ज एक फुल नंबर होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, कोई बोलता है 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.7 इलेक्ट्रॉन, तो वो गलत है। फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम को, मतलब किसी भी चीज को तोड़ते जाओ तो लास्ट एलिमेंट बचेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स अभी हमारे सामने है, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। यहां से हमको क्या समझ में आया? Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई, ये उसका फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज जो होता है वो ऑलवेज ई के मल्टीपल में होता है, मतलब ई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एंड दैट ऑलवेज इन एन इंटीजर नंबर, मतलब वो ऑलवेज इंटीजर होगा, फुल नंबर होगा। समझ में आ रहा है? पर कभी कभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो वो पॉइंट में भी होगा। क्यों? तो कि भाई समझो, ऐसा कैसे समझते हैं, सपोज यहाँ पे पानी है, बॉटल के इसमें नहीं है, कोई पानी वाली बोतल आ बोला, ना तो वो मोटू पिल वाला है, ट्रांसफर थ्रू जी है। अब देखो यहाँ से यहाँ पानी ट्रांसफर हो सकता है ऐसे। अब ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पानी के ट्रांसफर हुए हमको नहीं पता है। क्यों? बिकॉज एक मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर होता है, अब वो बहुत छोटे छोटे नंबर, समझ में आ रहा है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, पर वो भी इंटीजियर है, मतलब गिन सकते हैं आप उनको, समझ में आ रहा है, जितने भी पानी के मॉलिक्यूल गए उनको हम गिन सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, कि इतना ml पानी है तो इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। पर वो जब एक साथ जाते हैं तो मतलब वो बहुत छोटे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अस, समझ में आ रहा है, इसलिए हम उसको फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में फुल नंबर में ही है, पर उसको काउंट करना है ऐसा मुश्किल है, समझ में आ रहा है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देयर विल बी मोर चार्जेस, कि ज़्यादा चार्जेस होंगे, मतलब फ्रैक्शन में भी होंगे, मतलब क्वेश्चन जब फॉर्म करेंगे तब फ्रैक्शन में भी होता है। और उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, लेकिन पानी का एक मॉलिक्यूल हम होता है, उसको हम गिन सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मिला के एक पानी का मॉलिक्यूल बना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक एटम है, समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जब ट्रांसफर होंगे तो वो फ्रैक्शन में भी हो सकेंगे। लेकिन जब ऑन पेपर हम बात करते हैं तो क्वांटाइज्ड है, चार्ज एक क्वांटाइज्ड थिंग है, पैकेट्स में ट्रैवल करता है। हाउएवर हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं उसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है क्वार्क्स में। क्वार्क्स करके एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जैसे गॉड पार्टिकल का नाम सुना है, लार्ज हेड्रन कोलाइडर का नाम सुना है, कोई बात नहीं, ये सब घर जाके सर्च करना, टाइम पास हो जाएगा रात को। अब क्वार्क्स क्या होते हैं, तो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन 3 क्वार्क्स से बना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल से क्वार्क्स। शांति रख, जीवन में शांति रख क्या तो। क्वार्क के टाइप्स होते हैं अप, डाउन, चार्म, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वार्क्स होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, ऐसे अलग अलग नाम है उसके। मतलब एक इंडिविजुअल क्वार्क अभी तक किसी ने देखा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन के अंदर ही ऑब्जर्व किया गया है अभी तक, कि इलेक्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन शायद ऐसा होता है UDD, मतलब अप डाउन डाउन। अप क्वार्क का वैल्यू मेरे हिसाब से शायद -1/3 है, और डाउन क्वार्क का है +2/3। तो इस सबको ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो कहीं खोटू बोल दी दोस्त, मतलब अप क्वार्क ±2/3 ऐसा कुछ है, तो बाद में डिस्कस करेंगे उसको। और अभी क्या आपके सिलेबस में क्या है, तो क्या भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब Q = ± NE, वेयर N इज ऑलवेज इंटीजर फुल नंबर, मतलब चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो वो ऑलवेज फुल नंबर में करता है, पैकेट में करता है, सिंपल। चलो लकी द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पसीनो पसीनो થઈ ગયેલા પણ ના એવું કાટવટ नहीं करो। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन UUD, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का, और न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन होता है UDD। मतलब इसको याद करते हैं ऐसे, उड़ उड़ दबंग। अप क्वार्क को बोलते हैं -1/3E, और डाउन क्वार्क का वैल्यू है +2/3। तो UUD करेंगे तो देखो -1/3 -1/3 +2/3, तो आंसर आया 1E। समझ में आ रहा है ऐसे? कोई डाउट किसी को इसमें? 1/3 आला 0 થઈ જશે લાની। બરાબર। તો અપ ક્વાર્ક ને +2/3 લઈ લે અને 1/3 લે તો શું આવે છે? તોય ના પાડે।
-1/3 2 + 2 4/3 आएगा भाई। मतलब अप क्वार्क की वैल्यू +2/3 और डाउन क्वार्क की -1/3 ऐसा होगा है। बराबर चोखू लख्या आप सरस लख्या क्वार्क कंपोजिशन तो वही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का UUD और न्यूट्रॉन का UDD। अप क्वार्क का वैल्यू है +2/3e और डाउन क्वार्क का वैल्यू है -1/3e। अब UUD मतलब +2/3 +2/3 एंड -1/3 करोगे तो 1e आएगा। दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन है UUD। जनरल नॉलेज लगो ना चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करवानो છે આપણે હું થયું 12 नहीं ये नहीं लेफ्ट साइड जवा दो। क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। बुक બધું જ બંધ कर दो, खाली नोटबुक बार जो एમાં क्वेश्चन सोल्व करવાનો છે। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। લખ્યા આપું પાછું અહીંયા જો मतलब हाउ मेनी चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ऐसे बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। नीली बाजू में ना तरफ तीर्थ શું કરી ચાહું 1 इलेक्ट्रॉन बनावा માટે કેટલા ચાર્જ જોઈશે। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। हमने बोला इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे 1 ग्राम 1 मिलीग्राम, ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास कुछ होगा, तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम बनाएंगे, मतलब કેટલા ग्राम મળીને 1 किलो बनायो तो આપણને खबर है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। वैसे ही कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। खबर पड़ी सवाल कहू पहला सवाल समझ पहले सवाल शू कहे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने सिखाया कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रॉन, बराबर। वैसे ही मास का भी सबसे छोटा यूनिट अगर मैं ग्राम मान लूं कि 1 ग्राम मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, तो 1 kg बनाने के लिए कितने ग्राम चाहिए, तो 1000 ग्राम चाहिए। समझ में आ रहा है। मतलब किलोग्राम भी कोनो यूनिट है मास नो, ग्राम भी कोनो यूनिट है मास नो, એટલે इलेक्ट्रॉन भी चार्ज ज छे ने कूलम भी चार्ज ज छे, पण कूलम मोटो यूनिट छे એવું समझ। तो કેટલા इलेक्ट्रॉन જોઈશે 1 कूलम चार्ज बनाववा માટે એવું પૂછું છું। હવે ખબર પડી। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज। अभी फॉर्मूला आप सबके सामने कराया था। देखो सबसे पहले फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो अभी से स्टार्ट करो समझना। मैंने आपको लाइट वाले चैप्टर में भी सिखाया था। पहले रीड करो, अंडरलाइन करो, डेटा लिखो। मुझे क्या पूछा है, एक वस्तु करानी रह गई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो मैंने आपको बताया विच इज इलेक्ट्रॉन। उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कराना रह गया था। ये माइनस होता है, और अगर प्रोटॉन है तो E प्लस, उसका वैल्यू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद करना है, सबको याद होना चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज
इज 1.6 इंटू 10। ये पॉइंट में क्यों आया वो अभी समझ में आएगा। अब यहां ध्यान दो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, समझ में आ रहा है। इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, और QON पूछा है और E हमको पता है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है। तो Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE। वहां हमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q मुझे पता है 1 कूलम, नंबर मुझे पूछा है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मेरे पास है, उसको यहाँ नीचे ले जाऊंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू कुछ नंबर आएगा, मतलब दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज। समझ में आया क्वेश्चन पूरा। मतलब इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका कितना कूलम चार्ज होता है। जैसे हम लिखते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। ऐसे ये उनका कन्वर्जन है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम, खाली इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का प्लस। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वो भी लिखवाता हूँ, वो भी याद होना चाहिए। जैसे हमने लाइट वाले चैप्टर में स्पीड ऑफ लाइट को याद किया था, कितनी थी, वैसे ही हमको ये भी याद होना चाहिए फॉर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और कैलकुलेट કરીને आंसर लाओ। चलो सॉल्यूशन सीखिए एक बार। ये समझ में आया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। फिर 1 कूलम का मतलब 1 कूलम होता है। 1 कूलम बनाने के लिए, 1 कूलम बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ से E को नीचे ले गया, E का चार्ज मुझे पहले से पता है, तो 1/this। अब इसका भी यूनिट कूलम, इसका भी यूनिट कूलम, तो कूलम कूलम चला जाएगा। तो नंबर मतलब 1 2 3 4 जो नंबर हो, तो कोई यूनिट हो नहीं, तो यूनिट लेस नंबर આપણને મળી જશે। ખબર પડી। હવે કેવી રીતે કરીશું આપણે, તો हमारे पास है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सबसे पहले 10 टू द पावर को अलग करो, और जो बाकी के फुल नंबर है उसको अलग से डील करो। 1.6 को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो 16 हो जाएगा, तो 16/10 होगा। डिनोमिनेटर का भी, डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, ऊपर चला जाएगा, ये सबको पता है। तो 10 गया ऊपर। अब ये 10⁻⁻19 भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19। ये समझ में आया क्या किया, और बड़ी शू करी, मतलब -19 ऊपर जाए तो प्लस थी जाए। अब क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या होता है, एडिशन, तो 10⁻20 हो जाएगा। अब इसको साइड में रखो, इसको मत छुओ। 1/16, 1/16 कर पाओगे, 1/16 क्या आएगा आंसर, 0, फिर से 0, सॉरी, तो 16 6 क्या आएगा, 2 अच्छा ओके, એવું कर दे तो 19 ने એવું રહેવા દે। मतलब डिपेंड करे છે તમારા મગજમાં સિમ્પ્લિફિકેશનનો આઈડિયા શું આવે છે। આવું નવું રહેવા દે 10 ને। 5/8 कर लो, 625। चल तो कैसे तो लिखी दिए 625, 0.625 आएगा इंटू 10⁻⁻19 है। अब मैंने आपको सिखाया था कि पॉइंट को राइट साइड ले जाएंगे तो पावर माइनस होगी। अब लखवानु कि जमणी बाजू पॉइंट ने खसाओ तो पावर माइनस था, मतलब एक पॉइंट खसाऊ तो 6.25 थी जाए, तो एक पावर माइनस थशे तो 10⁻18, मतलब दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब आ नंबर बहुत मोटो है। करोड़ में भी કેટલા મીંડા હોય, 7, 18 મીંડા, ખબર પડી। પણ છેલ્લા ઇલેક્ટ્રોન તો એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે જ। આ 6.25 નો मतलब એવો ન થયો કે ફ્રેક્શન થઈ ગયું, પણ નંબર એટલો મોટો છે, ખબર પડે છે, ક્લિયર।
मैंने अभी अभी आपको सिखाया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर यहाँ आप बोलोगे 6.25 तो आया, हाँ, पर 6.25 इंटू 10⁻18 इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक कूलम बनावा माटे खाली। अब जो मेरी बुक है उसमें ये पहला क्वेश्चन है, उसमें टैली कर लो आंसर। सुबह काले सर આપણે हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक करंट। चलो इंग्लिश सबको आता है, तो करंट का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? करंट का मीनिंग क्या होता है? क्या होगा? जैसे हैप्पी का मीनिंग होता है खुश, वैसे करंट का मीनिंग क्या होता है? वो अंधारू से चलो इधर ध्यान दो, करंट का मीनिंग होता है फ्लो। अब आप लोगों ने शायद कोई बुक पढ़ी हो, कोई नॉवेल वगैरह नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसमें ऑथर कभी कभी बस कंट्रोल कंट्रोल, कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ध्यान है तो देखो जब ध्यान दो। फ्लो मतलब रिवर करंट, मतलब नदी का बहता हुआ पानी। अगर ऐसा लिख के बताना है इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे? रिवर करंट। समझ में आ रहा है? ऐसा करंट का मतलब होता है फ्लो। इधर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। समझ में आ रहा है? आज तक हमने सीखा हुआ है मोशन में कि इफ कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, मतलब t1 टाइम में इधर है, t2 टाइम में इधर है, तो उसने अपनी पोजीशन को चेंज करी। अगर पोजीशन को चेंज करी तो इसे क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को उसने कितने टाइम में किया तो उसे क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। सिंपल। अब इसमें क्या हो रहा है? सिमिलरली ऐसी चीज, जैसे आप लोग रोड पे चलते हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इधर चार्ज वायर के अंदर चल रहा है, एक वायर है और चार्ज वायर के अंदर चल रहा है। t1 टाइम पे इधर था, t2 टाइम पे इधर आया, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? मोशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब चार्ज ने मूव किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे पार्टिकल रोड पे चल रहा था तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कितने टाइम में हुआ? तो वेलोसिटी। और चार्ज जो है वो वायर के अंदर चल रहा है, तो वो भी एक तरीके का मोशन ही है। तो चार्ज का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट। जिसने इसको ढूंढा उसका नाम था एम्पियर। इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसको जिसने ढूंढा उसका नाम था एम्पियर। बोल भाई। तो विचार नाम जो રોકેટરી જોયું? રોકેટરી જોવા જેવી વસ્તુ જ નહીં જોઈ તમને લોકોને? નામ બી ઇફેક્ટ ના જવાય જવાય, હું તો કહું છું એક્ઝામ ના કરે તો પિક્ચર જોવા જવાય, તાકાત હોવી જોઈએ। ના જાય ના જાય, ગોખેલું હોય ને એ લોકોને એવું થાય।
एक बार मैंने आपको ये सब कराया था, 1 मिली, 1 माइक्रो, 1 नैनो। सिमिलरली ऐसा ही इधर होगा, करा एक बार मैं देख खोपचा में क्वेश्चन देख रहा लाके फोटो लगे ना। देखो ये कन्वर्जन है यूनिट का कि 1 एम्पियर, यूनिट का भी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो क्या भाई, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any conductor in 1 second, then 1 ampere current has passed. Then we can say ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। कई बार ऐसा पूछते हैं कि भाई डिफाइन करंट, तो ये लिखना है डिफाइन 1 एम्पियर, तो उसको ऐसे लिखते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करेगा किसी कंडक्टर में से, तब उसको 1 एम्पियर करंट पास हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। फिर कन्वर्जन पूछेंगे, मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -9। ये तो આપણે કહીએ કે 1 ગ્રામ એટલે 10⁻³ કિલોગ્રામ। તો કબડી મિલી એમ્પિયર मतलब નાનો યુનિટ છે, એમ્પિયર એટલે મોટો યુનિટ છે। સિમ્પલ આવડે? સુધર હા, when 1 coulomb of charge flows through any conductor in 1 second, 1 second, કયું આ 1 माइक्रो कूलम एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो अभी तो बन जाए म्यू, उसको रीड करते हैं ऐसे MEW म्यू। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू टी नहीं, क्यू बाई टी। क्यू मतलब 1 कूलम और टाइम मतलब 1 सेकेंड, मतलब चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका यूनिट क्या हो सकता है, कूलम पर सेकेंड। तो करंट को बहुत बार 2 मार्क्स में पूछते हैं, करंट का डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट। 1 एम्पियर का डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और सारे कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए। चलो ये लेफ्ट साइड वाला ऊपर का लिखिए। अब देखो हमें क्या समझना है, करंट कैसी क्वांटिटी है उसके बारे में थोड़ा समझना है। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसी होती है, હા એવું જ છે। देखो इधर ध्यान दो। अब बल्ब चला, बल्ब आ बल्ब છે, बुक वाला કીધું કે આવો બલ્બ બનાવો, બુકમાં એવો જ છે, જો
तो फीलिंग समझ, फीलिंग चल कर ध्यान दे। अब यहाँ से करंट आया, करंट का डायरेक्शन होता है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो असल में कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और ऐसे मूव करके यहां आता है, ये ओरिजिनल है, मतलब जो रियलिटी में होता है। पर जब ये थियरी बनाई गई तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं इसको, कि जब पहली बार किसी ने इसको डिफाइन किया था तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिंपल, बिकॉज बैटरी के नेगेटिव में से ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मतलब जब पहली बार किसी ने डायरेक्शन के बारे में कमेंट किया था तो उसने बताया था कि भाई प्लस से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा और माइनस में समा जाएगा। सिंपल, बीच में कोई बल्ब आता है तो उसमें लाइट करके जाएगा। सिंपल, फिर क्या होगा, तो कि भाई रियलिटी में क्या होता है, इन रियलिटी नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट पूछे तो प्लस टू माइनस। सिंपल सर्किट आज तू समझाऊ जो तुम समझाऊ है एक वस्तु समझाऊ। अब इसमें क्या होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वो हमने 9th क्लास में देखा था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस जिसकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब वेलोसिटी जो है वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। मतलब अगर मैं बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहा हूँ तो मैंने उसको प्लस में लिया, तो अगर वापस आऊँगा तो उसको माइनस में लूँगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को इसमें? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो प्लस माइनस क्या बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ। मतलब वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी बताती है और वैल्यू भी बताती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है, सिर्फ वैल्यू बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती है। तो हियर करंट के बारे में भी ऐसा डाउट आया कि भाई करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? क्या लग रहा है आप लोगों को? अभी अभी हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन को हमने डिफाइन किया, तो आपके दिमाग से करंट वेक्टर होना चाहिए कि स्केलर होना चाहिए? अभी अभी हमने डायरेक्शन को समझा कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है भाई, तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर, सबको वेक्टर लग रहा है? कौन कौन वेक्टर ना पक्ष में वोट करो, वोट करो भाई। ना कोई एक साइड तो रहे, किसी एक का तो हो, बद्दा वेक्टर। ओके, अब देखो इसमें क्या सीखना है। देयर आर सम पॉइंट्स, एक पेज हम फर्ज, पेज नंबर 203 के ऊपर बुक खोली, हाँ खोली पर्सन। એટલા બધા ડ્રોઈંગ મારે બનાવવા નહીં એટલે કોઈ તો સારું છે। 203 पेज नंबर पे सर्किट के मतलब साइन सिंबल दिए हुए हैं कि पहला सिंबल बैटरी का है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रिक सेल का, दूसरा सिंबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, तीसरा सिंबल स्विच बंद होने का, चौथा सिंबल स्विच बंद होने का। फिर उसके बाद जो दो सिंबल दिए उसको हमें समझना है। उसके बाद लिखा है वायर जॉइंट। जॉइंट कौन होता है? तारा दिमाग में जो जॉइंट चाले जे जॉइंट नहीं है, ये वायर जॉइंट है। देखो इधर ध्यान दो, जॉइंट का मतलब क्या होता है और इसका नाम क्या? बाईपास। बाईपास बोला है, क्या बोला नाम? जॉइंट में नीचे विदाउट जॉइनिंग, मतलब वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। ओके, अब सपोज यहाँ से करंट जा रहा है 5 एम्पियर
और यहाँ से करंट जा रहा है 4 एम्पियर। तो विदाउट ज्वाइनिंग मतलब वो एक दूसरे को परेशान किए बिना ये अपने आप निकल जाएगा, ये अपने आप निकल जाएगा। पर ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो करंट आएगा, सपोज 4 एम्पियर करंट आया, जॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, 4 4 एम्पियर तो પેલા લાઈન મગજમાં એક ચાલે શું નાખી આયુષ તારી મમ્મીને મોકલો આ વિડિયો એમને હું ખબર જોઈન્ટ એટલે હું तो करंट है ना डायरेक्टली ऐसे स्प्लिट हो जाता है कि यहाँ से करंट आया, जहाँ पे जॉइंट होगा वहाँ वो स्प्लिट हो जाएगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी होता है कि अगर यहाँ से 2 एम्पियर आया और यहाँ से 2 एम्पियर आया तो वो दोनों मिक्स होकर यहाँ पे 4 एम्पियर बन जाएंगे। तो ये डायरेक्टली स्प्लिट होना और डायरेक्टली ऐड होना ये स्केलर एडिशन की निशानी है। स्केलर एडिशन जो होता है वो ऐसे डायरेक्टली होता है, वेक्टर एडिशन वो सब आपको अभी नहीं आता है, वो 11th क्लास में आएगा। पर समझो कि डायरेक्टली ऐड हो जाए, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं स्केलर एडिशन एंड स्केलर सब्ट्रैक्शन। मतलब इसकी डायरेक्शन है पर वो जो एल्जेब्रा दिखा रहा है वो स्केलर का दिखा रहा है। मतलब ना तो ये वेक्टर है ना तो ये स्केलर है, ये कौन सा है, बीच वाली कैटेगरी में आता है। वी सपोर्ट LGBTQ, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? तो कि इसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। गूगल ने अपने नए प्रोसेसर का नाम दिया है टेंसर। पिक्सल 6 એમાં જે પ્રોસેસર છે એનું નામ છે ગૂગલ ટેન્સર, मतलब વચ્ચેનું પ્રોસેસર છે, नहीं मेल नहीं फीमेल टेंसर। तो वो डिटेल में जती रही मेरी। तो वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन प्लस वैल्यू, स्केलर मतलब जिसकी ओनली वैल्यू, और टेंसर मतलब बच्चे वालों। सिंपल। तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज वी आर स्टडिंग फिजिक्स। तो कोई डाउट है कोई यहाँ पर शुरू? वी आर स्टडिंग फिजिकल क्वांटिटी। सारी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं। जैसे मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वैसे करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है एम्पियर। और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर। बिकॉज इसका वैल्यू है और वैल्यू ऐड कैसे होता है? स्केलर तरीके से। मतलब ये आपको याद रखना है कि जहाँ पे भी जॉइंट आएगा वहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में स्प्लिट होगा। और मतलब जहाँ पे जॉइंट आता है वहाँ करंट इक्वल अमाउंट में ऐड भी हो जाएगा। सिंपल। कोई डाउट? तो करंट ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और वो कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। आज तक कभी भी किसी भी पेपर में पूछा नहीं है, पर पूछेंगे तो हम लिखेंगे स्केलर। MCQ VSQ में पूछेंगे कि करंट इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो स्केलर। ऑप्शन में दिया है टेंसर तो टेंसर, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है। सिंपल। चलो नोट कर लो आटलू। हजी करंट नहीं वार्ता चालू है। 53 मिनिट पर पॉज થઈ ગયું। કપ ઓફ ટી। इलेक्ट्रिक करंट। चलो इधर दो क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन समझ लो। एक बल्ब 6 एम्पियर का करंट खा रहा है 30 मिनट तक, तो कितने चार्ज उसमें से पास हुए होंगे? दूसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ है कि कप ऑफ टी हैज टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। देन हाउ मच कूलम चार्ज इज प्रेजेंट इन द कप? कप ऑफ टी के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
એક કપ ચાનો કપ જેની અંદર આટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ છે તો એ કેટલા કુલમ ચાર્જ અંદર છે? चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया होगा, सेकंड करो। શું ટાઈમ પાસ કરે છે? देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब आ શું આપ્યું છે? ये n दिया हुआ है, हमको पूछा है हाउ मच कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो q इज इक्वल टू एन, उसमें से n दिया हुआ है। q कितना है हमको नहीं पता है, ये पता है 12 इंटू 10⁻18 इंटू इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको ओपन कर दो तो 10 आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो -18 हो जाएगा। नहीं -20, 12 इंटू 16, ये -19 प्लस 18 तो क्या बचेगा? -1, और ये 10 ऊपर जाएगा तो एक और -1, तो 12 इंटू 16 डिवाइड बाय 100, तो कर ही लो 12 इंटू 16 डिवाइड बाय 100 जी आवे आंसर। तो करवानो जाते करवानुं जीवનમાં કઈ શું આવે? 1080 બધાને એટલું જ આવે છે। I6 Q by T, Q equal to 6 into 30 into 60। आओ आंसर આવશે 6 into 30 into 60, 6 into 30 into 60 कूलम, और यहाँ पे भी जो आएगा वो इतने कूलम 1.92 मतलब 2 कूलम आना चाहिए रफली, नियरली 2 कूलम। कैसे बनाया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसे बनाया वो समझो। मैंने एक क्वेश्चन कराया कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका आंसर आया 6 इंटू 10⁻18, तो मैंने 6 को बना दिया 12। तो क्या होगा अगर इसमें 1 कूलम थे तो इसमें नियरली 2 कूलम होंगे। सिंपल, समझ में आ गया? खाली कंफ्यूज करने के लिए अंदर लिखा चाय का कप। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनते हैं? मतलब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैंने खाली 6 को 12 कर दिया और बोला कि इसमें कितने कूलम, और कंफ्यूज કરવા માટે ચાનો કપ શબ્દો આપ્યો બસ। બસ તો આજે આટલું રાખીએ, જલસા કરો।